हेलो दोस्तों, तो ये तीसरी एनसीईआरटी की वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं, और सबसे पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना विश्वास, इतना प्यार दिया। कुछ गलतियां होने के बावजूद आप लोगों ने इतना ज़्यादा वीडियो को पसंद किया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। खैर, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 6 क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी को पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम इकाई 2 पे आ गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर यानी कि जो 3rd चैप्टर होगा हमारा, वो सरकार है, ठीक है। तो चलिए इस सरकार को पढ़ना शुरू करते हैं, इस चैप्टर को। और जो अध्याय का पूरा नाम है सरकार क्या है, राइट। तो चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। तो ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है और उनकी सूची बनाइए। तो कुछ जिक्र की गई है सरकार के कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग, तो इस तरीके से उनको बनाना है। खैर, हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने का है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार की पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो अन्य लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय की सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। हालांकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके, लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वो नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देखें। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोग को वे कानून मानने होते हैं।
केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वो लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वो न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। यह न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार, सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में जो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग जैसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी और संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें यह है कि लोग के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र का ही शासन होता है, लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र के मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? आपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो वे गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेता ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यह जंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वो वोट नहीं दे सकता।
जो दिन भर अपनी पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। सरकार में कहीं भी सरकारों के स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकारी आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धाराएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकारी आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आपको लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें ये कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। हम फिर से आपके सामने नए चैप्टर लेके आएंगे, जो कि चैप्टर नंबर होगा हमारा 4th, और वहाँ पे हम पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के लिए, ये ऑडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।